डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, FY UGP सीरीज, जिसमें हम लोग ने लगभग पिछले कई दिनों में IR को ख़त्म कर लिया था। आज मैं लौट के आ रहा हूँ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे। सेकेंड सेमेस्टर FYGP के जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो ईगरली वेट करते हैं इस सीरीज को, वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अभी देख नहीं रहे हैं। शायद आप लोग छुट्टी मना रहे हैं गर्मी की और वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जब बहुत करीब आ जाए तो वीडियो देखेंगे, बट ऐसा मत कीजिए। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक फ्री विलिंग डिस्कशन, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी पे। कहाँ पे हम लोग हैं, क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, चलिए आगे के स्लाइड में देखते हैं। यदि हम सिलेबस को देखें सेकेंड सेमेस्टर CP की, तो हम लोग ये कर चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कर चुके हैं। अप्रोचेज में मैंने अलग अलग जगह पे ये थोड़ा सा कवर किया है, मैं वीडियो बता दूंगा कहाँ पे ये है, तो थोड़ी बहुत पूरी तरह के तरीके से नहीं, लेकिन जब मैंने पब्लिक पॉलिसी पढ़ाई थी तो उसमें जो अप्रोचेज थी, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच मैंने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चरल फंक्शनल भी, तो ये दोनों वहां से आप पढ़ सकते हैं। बट इसको मैंने बिल्कुल आप लोग के साथ खत्म किया और ये पूरा हम लोगों ने खत्म किया है। अब हम लोग पहुंच गए हैं यूनिट 5 पे, जहां पे कि अभी हम लोग अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, इन सब पे एक फ्री विलिंग डिस्कशन करेंगे। इसका पार्ट 2 जब हम लाएंगे तो हम स्पेसिफिक वे में डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी पे अलग अलग वीडियो पे देखेंगे। और फाइनली जो है इस पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे बिफोर एग्जामिनेशन। सो बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग बहुत जल्द इस सिलेबस को खत्म कर सकते हैं। लेट अस बिगिन। हम लोग इस वीडियो में क्या कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के मायने क्या होते हैं, विकास जो एक ऐसा वर्ड बन गया है जिसको जो मर्जी आए उसको उस ढंग से एक्सप्लेन करता है। हम लोग इसके तह में जाने की कोशिश करेंगे, एक तरह सोशल साइंस पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे उसके जेनियोलॉजी में, कि ये वर्ड के मायने क्या इतिहास में वही रहे हैं जो अभी हैं, और डिफरेंट थिंकर ने इसका क्या मायने दिया है और आज के समय में इसके क्या मायने समझे जाते हैं, और उस मायने के समझने से क्या असर पड़ता है उन कंट्री पे जिसको हम कहते हैं डेवलप्ड और जिसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड। क्या डेवलपमेंट एक डिस्कोर्स है? पहले तो डिस्कोर्स क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, और कैसे डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एक खास ऑब्जेक्टिव मीनिंग ना लेकर के एक वर्ड का एक डिस्कोर्स के रूप में इसको देखा जा सकता है। उसी तरीके से अंडर डेवलपमेंट के मीनिंग को समझेंगे, अंडर डेवलपमेंट भी एज ए डिस्कोर्स समझेंगे, और फिर डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजिंग थ्योरी जो USA के द्वारा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरह से एक दुनिया को बताया गया कि डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, अपने को मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हो, और उसको एक थ्योरेटिकल इंटरप्राइज के रूप में प्रस्तुत किया गया। उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे, और कैसे इस डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजिंग जो थ्योरी था, प्रिंसिपल्स था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, उसको कैसे बस्ट करने की कोशिश या चैलेंज करने की कोशिश की गई थर्ड वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में डिपेंडेंसी थ्योरी से, उस पर भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ चलिए मैं पूरा ही कर देता हूँ इसको। मतलब बेसिकली क्या है, यदि आप सोचिए कि डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी देखिए कि इन सब सिचुएशन पे जरा डियर स्टूडेंट अपनी नजर दोहराइए। एक छोटा सा फ्रूट का प्लांट है, एक टाइम में जो है ग्रो कर जाता है बिग ट्री में, लेकिन कोई उस पर जो है फल नहीं लगता है। क्या इसको हम बोलेंगे कि ट्री जो है डेवलप कर गया, मतलब बड़ा हो गया? ए स्मॉल चाइल्ड जो है बड़ा हो जाता है, स्ट्रांग मैन बन जाता है और वो डाकुओं का गिरोह ज्वाइन कर लेता है, क्या बोलेंगे कि बच्चा डेवलप कर गया? एक पुअर कम्युनिटी है, लेकिन वो बहुत खुशी खुशी आपस में मिलजुल करके रहते हैं, उसको अचानक जो है उनके गांव में जो है गोल्ड माइन मिल गया, वो रिच हो गए, रिसोर्सफुल हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा वो आपस में कंपटीशन हुआ, इतना जेलसी हुआ, इतना इतना ज़्यादा लोग आपस में लड़ने लगे, जिसको कि CB मैकफर्सन बोलते हैं ना, सभी स्वार्थी इंसान, मतलब पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, और वो आपस में लड़ मर करके कट रहे हैं। क्या हम कहेंगे कि वो कम्युनिटी जो है डेवलप कर गई उस गोल्ड माइन रिच होने से? एक बहुत बड़ा सा डैम बना किसी रिवर वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी मिला, मतलब वाटर इलेक्ट्रिसिटी जॉब, जैसे कि नर्मदा सागर डैम या इस तरह के जितने भी डैम बने हैं, टिहरी डैम, जॉब मिला बहुत लोगों को, लेकिन हजारों हजार जो पुअर ट्राइबल हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस हुए, और लाखों जो हैं वो वन्य जीव जंतु या डाइवर्सिटी वो डूब करके ख़त्म हो गई पानी में। क्या हम बोलेंगे कि ये डेवलपमेंट है? बोलेंगे तो इनके लिए क्या डेवलपमेंट है? ऑफ कोर्स डेवलपमेंट है। इंडिया जब कॉलोनाइज था, जब ब्रिटिश थे, तो हमारे यहाँ जो है रेलवे आई, टेलीग्राफ आई, पोर्ट्स, मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम आया, सब कुछ था। तो क्या हम उस समय डेवलप थे? यदि डेवलप थे तो क्यों हम आज़ाद होना चाहते थे?
ए नेशन एग्जॉस्टेड ऑल इट्स वाइटल रिसोर्सेज टू ग्रो इट्स जीडीपी मैनी फोल्ड इन शॉर्ट टाइम। हमारे पास में जितने जंगल हैं काट लिए, जितने मिनरल हैं सब खा गए और बहुत तेजी से विकास कर लिया, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या ये डेवलपमेंट है? तो ये क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि डेवलपमेंट क्या है, इसको परिभाषित करना ही बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सारे सिचुएशन आपको एक चैलेंज पोज करते हैं कि डेवलपमेंट का कोई सीधा मायने निकालना मुश्किल है। अब यहां पे देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कई लोग जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं। ग्रोथ जो है इंक्रीज इन साइज है, कोई चीज भी बढ़ रही है तो वो ग्रोथ है। नंबर में बढ़ जाए, वैल्यू में बढ़ जाए, स्ट्रेंथ में बढ़ जाए, एक्सटेंशन एक्सपेंशन हो जाए, ग्रोथ है। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल है। ग्रोथ जो है अच्छा भी हो सकता है, ग्रोथ बुरा भी हो सकता है। आपको पता है कैंसरस ग्रोथ कितना बुरा होता है। निगेटिव ग्रोथ जो है वो निगेटिव ग्रोथ मानी जाती है, वो भी ग्रोथ ही है। हम जब कहते हैं कि हमारी जीडीपी -20% से बढ़ी है, इसका मतलब कि निगेटिव डायरेक्शन में -20% हुई है। निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। आप रूट पता है, रूट जो है निगेटिव ग्रो करती है, शूट पॉजिटिव ग्रो करती है। लेकिन डेवलपमेंट इससे अलग कैसे है कि डेवलपमेंट डिनोट्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। मतलब एक ऐसा ग्रोथ जो अच्छा माना जाता है। गुड ग्रोथ इज डेवलपमेंट। अब यहां यह आता है, यदि ऐसा है तो हु विल डिसाइड कि ये गुड ग्रोथ है या बैड ग्रोथ है? इसका मतलब ये वैल्यू जजमेंटल कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई बैठ करके डिसाइड करे कि ये ग्रोथ गुड है या बैड है, इसका मतलब है ये वैल्यू जजमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कोई न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट नहीं है। कौन डिसाइड करेगा कि गुड है? ये डिसाइड करने वाला पावरफुल व्यक्ति होगा कि गुड है। जैसे बच्चे जो हैं, वो मान लीजिए एक बच्चा जो है बहुत बढ़िया फुटबॉल प्लेयर बन रहा है, 14 साल का है, अपने स्कूल के टीम का फुटबॉल का कैप्टन है, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करता है, लेकिन वो एग्जाम में बिल्कुल फिसड्डी होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एग्जाम होते हैं उसमें क्लास में लगभग वो लास्ट रैंक लाता है। उसके फादर मदर के लिए जो ये डिसाइड करने वाले हैं पावर पोजीशन में कि क्या गुड है क्या बैड है, उसके लिए वो फुटबॉल में जो चैंपियन है वो गुड नहीं है, वो ग्रोथ गुड नहीं है, वो बैड है। और जो मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा है, वो उनके लिए चिंता का विषय है। तो उनके लिए वो बच्चा डेवलप नहीं कर रहा है, जबकि आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। इसका मतलब जो पावर पोजीशन में होते हैं वो जज करते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जजमेंटल कॉन्सेप्ट है। So development indicates a positive growth which is considered qualitatively good by those who are in power. तो ये पावर का फंक्शन एक तरह समझिए कि कौन डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट, ये पावरफुल डिसाइड करेंगे किसके लिए जो पावरलेस हैं। एग्जाम्पल ये सब पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही ऑब्वियस जो मैंने दिया है। यदि इसके हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, अब चलिए डेवलपमेंट का, तो ये आप यदि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी भी डिक्शनरी में देखेंगे तो एनी इवेंट कंस्टिट्यूटिंग ए न्यू स्टेज इन ए चेंजिंग सिचुएशन। मतलब जब सिचुएशन बदल रहा हो तो ये एक इवेंट है जो कि नया है, जो पहले से आगे का इवेंट है, वो डेवलपमेंट है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं है। द प्रोसेस, अब यहाँ इवेंट से हट के प्रोसेस हो गया, इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी कहता है। अब ये प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर एडवांस है, ऐसा ग्रोथ जो मोर एडवांस है। कौन डिसाइड करेगा कि मोर एडवांस्ड है? अगेन पावरफुल पर्सन। चेंज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टू डिजायर्ड स्टेट, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन है, लेकिन कौन डिसाइड करेगा डिजायर्ड स्टेट? हु आर इन पावर। So it is a process through which the potentiality of an object or organism are released and until it reaches natural complete full fledged form. ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक फूल गुलाब का, जो आपके पिक्चर जो आप देखते हैं किताब में कि गुलाब का फूल ऐसा होता है, यदि एक कली जो है वैसे खिले और बिल्कुल एकदम फुल ब्लूजम्ड हो जाए तो आप कहेंगे कि ये फूल डेवलप कर गया। एक चाइल्ड जो है वो एकदम शरीर से, मन से और अपने काम से जो है बिल्कुल वो फ्लरिश करे जो एक इंसान होता है। गांधी जी, नेहरू जी, कोई भी जो जो इवन हमारा अभी के प्राइम मिनिस्टर, सब जो है फ्लरिश्ड इंसान है। मतलब कि इन्होंने जो पोटेंशियलिटी गॉड ने इनको दिया था उसको उनको पूरा उन्होंने ब्लूजम किया। मतलब वो आपके सामने आते हैं कि एक मनुष्य क्या कर सकता है। तो यदि कोई भी एंटिटी जो उसको नेचर ने या गॉड ने जो पोटेंशियलिटी दी है, यदि उसको वो इस तरह से नर्चर करता है कि वो फुल ब्लूजम्ड होके निकलता है, तो उसको भी हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, फ्लरिशमेंट। इसी सेंस में एरिस्टोटल ने फ्लरिशमेंट कहा था। तो इसका सिनोनिमस क्या है? इवोल्यूशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस, नर्चरिंग, एडवांसमेंट, मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपेंशन, स्प्रेड, ब्लूजमिंग, फ्लरिशमेंट, ये सब वर्ड से
डेवलपमेंट इंडिकेट होता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत केवल ये नहीं है कि इसका मायने क्या होता है, जो बहुत कंटेस्टेड है। इसके अलावा डेवलपमेंट का रेफरेंट पॉइंट चेंज होने से इसके पूरे मायने बदल जाते हैं। किसके लिए डेवलपमेंट? पहले डेवलपमेंट क्या है अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, किसके लिए डेवलपमेंट देखिए, और फिर लास्ट चर्चा करेंगे कैसे डेवलपमेंट। किसके लिए डेवलपमेंट देखिए, नेशन के लिए डेवलपमेंट का क्या मायने होता है। अभी जो जनरल पार्लेंस में जो हमें बताया गया है कि यदि कोई नेशन बहुत फास्ट अपने नेशनल रिसोर्सेज को ग्रो कर रहा है, उसको उसकी जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसकी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है, इफिशियंट है, उसमें कैपेसिटी है, डिफ्रेंशिएटेड है, और यदि उसका आर्मी जो है बहुत स्ट्रांग है, उसके पास मटेरियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उसके लोग एक अच्छी जीवन जी रहे हैं, तो वो कंट्री डेवलप्ड है, ऐसा हमें कहा जाता है। लेकिन यदि हम आ जाए रेफरेंट पॉइंट सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी या पीपुल लें, तो हम कहेंगे कि वो कम्युनिटी जो है डेवलप्ड है जिसको कि सिविल लिबर्टीज है, राइट्स है, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर है, कल्चरल स्टेबिलिटी है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, हार्मनी है कम्युनिटी में, सोशल सॉलिडेरिटी है, तो वो कम्युनिटी जो है वो डेवलप्ड है। यदि हम एक इंडिविजुअल के लिए तो अलग हो जाता है, हम कहेंगे कि वो इंडिविजुअल डेवलप्ड है अभी के मतलब अभी के पार्लेंस में, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमें दिया है, कि उसके पास में रोटी कपड़ा मकान की कोई कमी नहीं है, उसके पास में लोग हैं जिससे वो बात कर सकता है, उसको राइट्स हैं, उसके पास में मटेरियल जो हैं वो पोजेशंस हैं, जो वो एक अच्छा लाइफ जी सकता है, इनकम के सोर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट है, घर है, गाड़ी बंगला एंड ऑल मटेरियल पोजेशंस हैं, कैपेबिलिटीज है, और वो एक चॉइस का जीवन जी सकता है, तो वो डेवलप्ड इंसान है। तो ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि कौन डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट किसके लिए होगा, किस तरीके से होगा, और क्या है डेवलपमेंट, तो वो डिसाइड करता है जो पावर में है। उस बेसिस पे वो अपने को अदर से अलग करते हैं कि हम डेवलप्ड हैं, दूसरा अंडर डेवलप्ड है। और यहां पे ये भी क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट दूसरे के नजरिए से या अपने नजरिए से। वो जिस बच्चे का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो अपने नजरिए से वो डेवलप कर रहा है, वो ब्लूजम कर रहा है, एक एक गुड फुटबॉल प्लेयर बन रहा है, एक अच्छा इंसान बन रहा है, लेकिन उसके माँ बाप के नजरिए से ये देखें एक्सटर्नल वे में, तो वो निगेटिव डेवलपमेंट उसकी हो रही है, निगेटिव ग्रोथ हो रही है। अब डेवलपमेंट कैसे, इसके किस मेथड से आप डेवलप करोगे, इसके मैकेनिज्म क्या होंगे, इसके पाथवे क्या होंगे, इस पे चलिए हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये सब डिसीजन कौन दुनिया में लेता है और उसका क्या असर दुनिया के स्ट्रक्चर पे पड़ता है, ग्लोबल ऑर्डर पे पड़ता है। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कैसे डेवलपमेंट एक डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स मैंने कई बार आप लोग को बताया, अब तक यदि आप मेरे साथ बने हुए तो आप समझ गए होंगे कि स्पेशल टर्मिनोलॉजी और लैंग्वेज जिससे कि कुछ जो है मीनिंग क्रिएट किए आते हैं कुछ टर्म का। मैं हमेशा कहता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग, जब ये नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। इसका मतलब कोई गैंग नहीं है जो कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, उसका मीनिंग आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इस तरह से कूल होना, सॉर्टेड होना, इस तरह के टर्म हम इजाद करते हैं। मॉडर्निटी खुद एक डिस्कोर्स है। जब हम लैंग्वेज के थ्रू, स्पीच के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, मीडिया, पैम्पलेट, बैनर्स, टीवी डिबेट और पब्लिक ओपिनियन या प्रचार, सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू जब हम किसी टर्म का एक स्पेसिफिक मीनिंग अच्छा या बुरा एसोसिएट करके उसको पॉपुलर बना देते हैं, तो वो डिस्कोर्स में बदल जाता है। तो डेवलपमेंट खुद एक डिस्कोर्स है, मतलब इसको गढ़ा गया है कि तुम मानो कि डेवलपमेंट का ये मीनिंग होता है। डिस्कोर्स हमेशा वो पैदा करते हैं जो पावर में होते हैं, ध्यान रखिएगा, पावरफुल क्रिएट डिस्कोर्स, क्योंकि उनका ही कब्जा होता है मीडिया, बुक्स, न्यूज़पेपर एंड ओपिनियन, सोशल मीडिया, इस पे जिसका कब्जा होगा, जिसका हेजेमनी होगा, वही डिस्कोर्स बनाएंगे। और डिस्कोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ पावर होता है, और डिस्कोर्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो पावरफुल होते हैं उनको वो डिस्कोर्स हेल्प करता है। जैसे कास्ट सिस्टम में जितने भी नोशन थे, प्यूरिटी, पॉल्यूशन, वो सब डिस्कोर्स था। अनटचेबिलिटी डिस्कोर्स था, कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं है। पाप पुण्य खुद एक डिस्कोर्स होते हैं। इस तरह से मॉडर्निटी, नेशनलिज्म, थर्ड वर्ल्ड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, कूल, चिल, सॉर्टेड आउट, सब जो है डिस्कोर्स है। इस मायने में यदि देखें तो जो डेवलपमेंट का जो मॉडर्न डिस्कोर्स है वो क्या है, ये किसने दिया था, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हैरी ट्रूमैन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1949 को 20 जनवरी को उन्होंने एक भाषण दिया जिसने कि मॉडर्न काल में या कहिए 21वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में जिसने कि डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट की शुरुआत की। वो अमेरिका ने जो पावरफुल मोस्ट पावरफुल कंट्री था वर्ल्ड का, उसने बताया कि डेवलपमेंट ये है। क्या बताया कि डेवलपमेंट ये है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी बाय फास्ट ग्रोथ इन रिसोर्सेज, इनकम, वेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ऑटोमेशन, मतलब जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ जाए, आर्मी हम स्ट्रांग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, पीपल का वेल बीइंग इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, गुड मटेरियल पोजीशन एंड लाइफ इंश्योर किया जाए, ये डेवलपमेंट है। ये जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स दिया गया हैरी ट्रूमैन या अमेरिका के द्वारा, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड था आइडिया ऑफ मॉडर्नाइजेशन से। ये कहना था कि देखो हम लोग मॉडर्न बन गए हैं, पहले ब्रिटेन बना, यूरोप बना, अमेरिका बना, तुम लोग जो है पिछड़े रह गए, बारबेरियन हो गए। कैसे मॉडर्न बनोगे? मॉडर्न बनोगे तो डेवलप बनोगे। मॉडर्न बनने के लिए आपको मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज अपनाने होंगे, लाइक डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, और उस नॉर्म को अपनाना पड़ेगा जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनाया है। लिबरल डेमोक्रेसी अपनाओ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपनाओ, तुम इंडिविजुअलिस्टिक हो जाओ, मेटेरियलिस्टिक हो जाओ, साइंटिफिक हो जाओ, रैशनल हो जाओ, रीजन हो जाओ, डॉगमेटिक छोड़ दो, नए नए जो है रिलीजन को छोड़ करके जो साइंस को अपनाओ, साइंटिफिक टेम्पर अपनाओ, हर चीज को लॉजिक, रीजन, रैशनलिटी पे कसो, और साइंस के थ्रू और इंपेरिकल जो है इन्वेस्टिगेशन नॉलेज के थ्रू प्रोग्रेस करो। और ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि किसके द्वारा जो है कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स डेवलपमेंट का गढ़ा गया? अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि अमेरिका सबसे पावरफुल था। इस डिस्कोर्स के, डेवलपमेंट डिस्कोर्स को किसने काटने की कोशिश की? सोवियत रूस ने, जो उस समय में सेकंड पावरफुल था। उसने कहा नो, व्हाट अमेरिका इज सेइंग टेलिंग इज डेवलपमेंट या ग्रोथ, वो नहीं है। डेवलपमेंट के दूसरे मीनिंग है। डेवलपमेंट का वो मीनिंग है कि पूरी कम्युनिटी विकास करे, सबको फ्री एजुकेशन मिले, फ्री हेल्थ केयर मिले। तो उसमें जो है उसके लिए एक सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, जहां सब लोग इक्वल जुड़ेंगे, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। जो लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है, इंडिविजुअलिज्म, ये डेवलपमेंट नहीं है, वो कर्स है, वो इनइक्वलिटी लाते हैं, लाइक दैट। उन्होंने अल्टरनेट डिस्कोर्स करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में क्या हुआ? 50 साल तक इस डिस्कोर्स की लड़ाई चली कि जो लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी की जो डिस्कोर्स डेवलपमेंट की है वो अच्छी है, सही है, या जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड ने जो सोशलिस्ट डेवलपमेंट का डिस्कोर्स दिया था वो सही है। लेकिन जब सोवियत रूस 1991 में ढह गया तो उसके साथ ही जो है वो डिस्कोर्स भी खत्म हो गया, और चैंपियन कौन बना? लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री। एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्च फॉर द बेस्ट सोशियो पॉलिटिकल अरेंजमेंट। उन्होंने कहा अब खोजने की जरूरत नहीं है, फासिज्म पहले खत्म हो गया, कम्युनिज्म अब खत्म हो गया, केवल बचा लिबरल डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपको यदि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन चाहिए तो लिबरल डेमोक्रेसी अपनाओ, यदि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो आप फ्री मार्केट इकोनॉमी अपनाओ। दैट इज द बेस्ट आइडियोलॉजिकल वे फॉर डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। फ्रांसिस फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब यदि इस स्लाइड में हम लोग ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो मायने है डेवलपमेंट का, क्या वो वही है जो अभी हम लोगों ने जो आपसे डिस्कस किया, या हिस्टोरिकली जब मानव विकास कर रहा था, सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, उस समय से डिफरेंट थिंकर ने इसका जो मायने दिया, क्या वही था या अलग अलग था? जरा देखिए, एरिस्टोटल जो इतने बड़े फिलोसफर थे, उनके अनुसार से वो जो डेवलपमेंट है वो फ्लरिशमेंट है। आपने देखा एक फूल फ्लरिश करता है, एक आदमी फ्लरिश करता है, जो फुलफिल्ड, चेरिस्ड, यदि कोई अपने पोटेंशियलिटी को अचीव करता है, डेवलपमेंट है। लेकिन समाज भी डेवलप कर सकता है, स्टेट डेवलप करता है, लेकिन ये साइक्लिकल है। उनका कहना था ऐसे होता है, डेवलपमेंट, अनडेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ऐसा कोई ऐसा लीनियर ग्रोथ नहीं होता है एरिस्टोटल के अनुसार। लेकिन जो इनलाइटनमेंट पीरियड था, जिसको 18th सेंचुरी यूरोप में हुआ था, जिसमें कि साइंस, मॉडर्निटी, रैशनलिटी पे बेस्ड जो है एक नई दुनिया को गढ़ा गया, जिससे कि डेमोक्रेसी आई, लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म भी आया, जो अभी पूरा छाया हुआ है। वो इनलाइटनमेंट मूवमेंट ही उसकी आइडियोलॉजिकल जनक थी, जिसमें इमैनुअल कांट से लेकर के और तमाम जो रूसो और मेनी अदर थिंकर्स ने उस इनलाइटनमेंट को गढ़ा था। उसके अनुसार से नो, एरिस्टोटल नहीं, ये डेवलपमेंट लगातार लगातार ऊपर के ऊपर तरफ हो सकती है। ह्यूमन हमेशा आगे ही आगे बढ़ सकता है। हेगल जो है
आप हेगल को पढ़ेंगे, उन्होंने डेवलपमेंट को जो है आइडियाज का डेवलपमेंट माना था, जो कि एक डायलेक्टिकल प्रोसेस से, मतलब खिंचाव के प्रोसेस से, एक आइडिया होती है, उसका एक एंटी आइडिया होता है, एंटीथेसिस, दोनों इंटीग्रेट होकर हायर लेवल में सिंथेसिस, और इस तरीके से जो है प्रोग्रेस होती है, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, थेसी, एंटीथेसिस, फिर सिंथेसिस कुछ समय में थेसिस बन जाता है और फिर उसके एंटी आइडिया निकलती है। तो जो आइडियोलॉजिकल प्रोग्रेशन है वो हमें फाइनली डेवलप कराता है, और अल्टीमेटली हम एकदम टॉप ऑफ आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट पे पहुंच सकते हैं, जिसको कि एंड ऑफ हिस्ट्री वो भी कहते थे। मार्क्स जो है उनके अनुसार से डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि जो मोड एंड जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें लगातार जो है डेवलपमेंट जब होती है, जैसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी में लोग हाथ से काम करते थे, एग्रीकल्चर था, फिर मास्टर स्लेव सोसाइटी हुई, फ्यूडल सोसाइटी हुई, फिर जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसमें कि मोड ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल मैकेनाइज्ड हो गया, मशीनरी से होने लगे, बहुत इफिशिएंट हो गया, और फिर जो है फाइनली सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा। और इसमें क्लास स्ट्रगल के थ्रू जो है ये डेवलपमेंट होती है, और इनके अनुसार से डेवलपमेंट वो है जहाँ पे कि मनुष्य मनुष्य में कोई इक्वलिटी को लेके ऊपर नीचे ना हो, जहाँ की सोशल प्रोडक्शन में हर व्यक्ति जो है इक्वल के रूप में जुड़े, और सब जो है अपनी एबिलिटी के अनुसार सोशल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करे, और अपने नीड के अनुसार सोशल प्रोडक्शन में जो आउटपुट होता है उससे उसको वो कंज्यूम करे। इस टाइप का जो सोसाइटी है वो डेवलप सोसाइटी है, सिस्टम। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो अभी का जो टर्मिनोलॉजी दिया गया, अब गांधी जी का देखेंगे तो अलग ही उनका भी है, उनके अनुसार से डेवलपमेंट जो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ वो ये है कि एक सेल्फ मोरली रीजनरेटेड जब इंडिविजुअल होता है तो एक इंडिविजुअल डेवलप कर जाता है, जब वो एक तरह से मनुष्य से ऊपर उठ जाता है, वो अपने वांट को खुद त्याग देता है, खुद वॉलंटरी पॉवर्टी को अपना लेता है, जो मतलब कि खुशी मटेरियल प्रोग्रेशन से नहीं ड्रॉ करके जो अध्यात्म से ड्रॉ करता है, गुड डीड से ड्रॉ करता है, उस टाइप का जो मनुष्य होता है वो मोरली रीजनरेटेड डेवलप्ड है। कम्युनिटी तब डेवलप करती है गांधी जी के अनुसार जब वो सेल्फ रिलायंट होती है, जब हारमोनियस होती है, जब वो हिरार्की नहीं बल्कि नॉन हिरार्किकल बेसिस से एक दूसरे से जुड़ती है, और मिलजुल करके जो है वो सबके नीड को पूरा करती है, और एक आप समझ सकते हैं कामराडरी जो होती है वो भावना यदि डेवलप होती है और सेल्फ रिलायंट होती है, तो ऐसा कम्युनिटी जो है डेवलप होता है। तो कई डेवलपमेंट के मायने हिस्ट्री में रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है। अभी जो जो मायने हैं वो हैरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया, जो मैंने कहा था, उन्होंने दुनिया को दो पार्ट में बांटा। उन्होंने कहा कि हम लोग डेवलप्ड हैं पहले, मतलब इंग्लैंड, यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका, और जो थर्ड वर्ल्ड है वो अंडर डेवलप्ड रह गया है, छूट गया है। डेवलपमेंट उन्होंने डिफाइन किया, फास्टर प्रोडक्शन है, फास्टर जीडीपी ग्रोथ है, मटेरियल वेलबींग बाय साइंटिफिक टेक्नोक्रेटिक मेथड बाय एक्सपर्ट्स एंड एम्प्लॉइंग कैपिटल है। डेवलपमेंट इज मॉडर्नाइजेशन, लिबरल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, जस्ट फेयर सिस्टम, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम। और ये जो डेवलपमेंट या मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सल है, मतलब इसमें कोई समय काल सीमा से परे है, हर जगह डेवलपमेंट के एक ही मायने है, ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, और एक ही तरीका है जिससे कि डेवलपमेंट को लाया जा सकता है हर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। लाइक डेवलपमेंट एक वेंडिंग मशीन है, चाहे उसको अमेरिका में रखो चाहे टिम्बकटू में, उसमें कैपिटल डालो, उसमें जो है लोगों के ऑन्टरप्रेन्योरशिप डालो, और उससे जो है मक्खन या मलाई जो निकलना है वो निकल आएगा। तो इस टाइप की जो थॉट है कि डेवलपमेंट का एकदम फिक्स एक मैकेनिज्म है, तरीका है, ये चीज करो, सेविंग करो, कैपिटल जुटाओ, उसको इंडस्ट्री में लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, इफिशिएंटली जो है प्रोड्यूस करो, तो आप डेवलप करोगे। इस टाइप की जो थॉट है ये हैरी ट्रूमैन या अमेरिका की 1949 में दी गई, जिसको कि अभी तक डेवलपमेंट माना जाता है। डेवलपमेंट यही है, जब हम कहते हैं डेवलप्ड वर्ल्ड तो वो वर्ल्ड जिसका जीडीपी काफी हाई है, पर कैपिटा इनकम हाई है, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी है, जिसके लोग मटेरियल वेल बीइंग को जो है वो एंजॉय करते हैं, वो डेवलप्ड है। जहां पे ये सब चीजें नहीं है वो अंडर डेवलप्ड है। ये जो हैरी ट्रूमैन का जो आइडिया था डेवलपमेंट, जो कि एक डिस्कोर्स में बदल गया कि ये यही है डेवलपमेंट, इसके चार जो हैं या चार या पांच जो हैं पैराडाइमेटिक आइडिया जिसमें थे। पहला तो ये था कि यूएस जो है और अदर जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, ऑफ कोर्स यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, वो टॉप ऑफ द सोशल इवोल्यूशनरी स्केल है। जब जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का,
उसमें हम यूएसए वेस्टर्न यूरोप टॉप पे है और थर्ड वर्ल्ड नीचे रह गया है, लेकिन हम आपके भाई हैं तो आपको खींच करके इसी रास्ते से अपने साथ ऊपर ला रहे हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। ए कंफर्टिंग विजन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर वेयर द यूएस वुड नेचुरली रैंक फर्स्ट। तो एक ऑर्डरिंग जो है वर्ल्ड का किया जा रहा है, जहां पे कि थर्ड वर्ल्ड नीचे में है, यूएसए सबसे टॉप में है, वेस्टर्न यूरोप है। अब ये हम आगे आगे दौड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ इस रास्ते पे दौड़ो तो कुछ साल बाद आप भी यहाँ पहुंच जाओगे। द आइडिया दैट ऑल पीपुल ऑफ द प्लैनेट आर मूविंग अलोंग वन सिंगल ट्रैक, एक ही रास्ता है डेवलपमेंट का रास्ता, बस उस रास्ते पे दौड़ते जाओ उसी तरीके से जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, और जिस रास्ते में अमेरिका सबसे आगे दौड़ रहा है। द साउथ कैन कैच अप द नॉर्थ, साउथ मतलब हुआ वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड जो पुअर अंडर डेवलप्ड कंट्री, और नॉर्थ हुआ डेवलप्ड कंट्री वेस्टर्न वर्ल्ड। तो साउथ कैन कैच अप द नॉर्थ ऑन डेवलपमेंट पाथ, एक दिन तो हमको कैच कर लोगे, ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा पीछे रहो, कर लोगे। बोथ द मीनिंग इसेंस एंड पाथ टू डेवलपमेंट इज सेटल यूनिवर्सलाइज, मतलब कि अब देखो इस पे लड़ाई मत करो, डेवलपमेंट का क्या मायने हैं जो मैंने बताया, मतलब हैरी ट्रूमैन की नजर से देखा, अमेरिका की नजर से, बस इस पे डिस्कशन मत करो कि डेवलपमेंट जो है मोरल रीजनरेशन है, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ मत करो, मार्क्स वार्क्स सब भूल जाओ, प्लेटो भूल जाओ, अरिस्टोटल भूल जाओ, कुछ नहीं। डेवलपमेंट फ्लोरिशमेंट ये सब बकवास, कुछ नहीं। डेवलपमेंट क्या है? फास्टर जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मटेरियल वेलबीइंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री, सिक्योर, गुड लाइफ, गुड वैल्यू, मॉडर्न वैल्यू, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइज हो जाओ, डेवलप हो जाओ। तो इसका मीनिंग सेटल हो गया, इसका इसेंस सेटल हो गया, क्यों डेवलपमेंट करना चाहिए ये हो गया, एंड जो पाथ है डेवलपमेंट का वो भी फिक्स है, अब इस पर कोई झगड़ा होगा नहीं होना है। और ये सब यूनिवर्सल है, कोई इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं है, हर समय काल सीमा से परे है। जो हमने बता दिया वही मीनिंग यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पाथ बता दिया वही पाथ यूनिवर्सली ट्रूथ है, उस पर आगे बढ़ो। इसका रिपरकशन क्या हुआ? ये जो डिस्कोर्स डेवलपमेंट का अमेरिका ने दिया, अपने पावर का जो फंक्शन था कि यही डेवलपमेंट है, इसी को डेवलपमेंट, तो अब वही होगा। जैसे माँ बाप जो है उस फुटबॉल प्लेयर जो बच्चा बढ़ रहा है उसको वो कर्स करेंगे कि ये जो है डेवलप नहीं कर रहा है, वो हमेशा र्यू करेंगे, वो चिंता करेंगे। उसी तरीके से यदि भूटान जैसा कंट्री गरीब रहते हुए भी बहुत खुश है और उसके लोग अपना बांसुरी बजा रहे हैं और नदी के किनारे हैं और हिल मिल करके डांस कर रहे हैं और अपना सादा खाना खा करके सो जा रहे हैं, तो अमेरिका बोलेगा वो बहुत प्रॉब्लम है, ये तो डेवलप ही नहीं कर रहा है, वाई आर दे नॉट डेवलपिंग, दे आर पुअर। तो वही है कि रिपरकशन इस डिस्कोर्स का बहुत गंदा हुआ वर्ल्ड पे। क्या हुआ? इट ऑब्सक्यूर्ड द हिडन एजेंडा ऑफ द सोशियो कल्चरल हेजमनी, इसने पूरा छिपा लिया कि ये जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स है ये पावर का फंक्शन था, ये हेजमन का ऑर्डर था, ये हेजमन का डिस्कोर्स क्रिएटेड था। और यूएसए ने अपने ही इमेज में वर्ल्ड को क्रिएट किया, इट ट्राई टू क्रिएट द इमेज, मतलब पूरी दुनिया अमेरिका का एक कैरिकेचर बन जाए। अमेरिका तो रियल होगा, सारा दुनिया वैसा ही हो जाए कि पिज्जा खाए, नेटफ्लिक्स देखे और अमेरिकन जो है ड्रीम को जीने की कोशिश करे। मतलब इट क्रिएटेड, ट्राई टू क्रिएट वर्ल्ड इन इट्स ओन इमेज, इट वाज नथिंग बट कल्चरल हेजेमनी, जो ग्राम्शी कहते हैं, मैंने पढ़ाया है। ए ट्रिमेंडस लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके से जो जीने का है, कि डेवलपमेंट कई तरीके से हो सकता है, अफ्रीका के लोग भी अपने तरीके से डेवलप हो सकते हैं जो नेचर के साथ रहते हैं, और भूटान के लोग भी जो खुशी खुशी कम में रहते हैं, इंडिया के लोग भी जो स्पिरिचुअली डेवलप है, मेटेरियली भले ना हो, इन सब अदरनेस को किल कर दिया गया। नो, एक यूनिफॉर्म मोनो कल्चर ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट का एक और एकमात्र मीनिंग है, अदर हैज वैनिस्ड विद डेवलपमेंट। ये बिल्कुल टॉप डाउन अप्रोच था, एक्सटर्नल अप्रोच था। इट वाज ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ इंपेरियलिज्म, जो एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म पढ़ाया है, हेजेमनी था, ये नियो कॉलोनिज्म था, इस तरीके से डेवलप करो और हम ही तुमको बताएंगे डेवलपमेंट क्या होता है, और हम ही तुमको हाथ पकड़ के डेवलप बनाएंगे, अपने तरीके से, हमारे तरीके से डेवलप बनो, हमारी तरह ही डेवलप बनो। इट वॉज एक्सोजेनस, इंडोजेनस नहीं था, सेल्फ जनरेटेड नहीं था, ये बाहर से थोपा गया था और बाहर के इंटरेस्ट में था वो। ए लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ सबऑर्डिनेशन, डिपेंडेंसी एंड डिस्क्रिमिनेशन, सब्जुगेशन को इसने जन्म दिया, जो आज तक चल रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ। आज भी थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड ही कहलाता है, पुअर ही कहलाता है, पिछड़ा ही कहलाता है। 50 साल तक तो हम दौड़ते रहे उनके रास्ते पे, लेकिन आज भी हम पिछड़े हुए हैं। इट अंडरमाइन द कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ एंड वंस ओन कल्चर, जो विवेकानंद कहते थे। शक होने लगता है कि हमारे कल्चर में ही कोई कमी है, हमारे सिविलाइजेशन में ही कमी है, हमारे डीएनए में ही कोई कमी है, एज ए पीपुल ही हम लोग पिछड़े हुए हैं। इस तरह की भावना हमें आने लगती है और हम जो है वो मेंटली जो है वो पिछड़ जाते हैं।
अपने को हीन मानने लगते हैं। इट कन्वर्ट्स पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनटू ए मैनिपुलेटिव ट्रिक टू इन्वॉल्व पीपल इन स्ट्रगल्स फॉर गेटिंग व्हाट द पावरफुल वांट एंड इम्पोज ऑन देम। मतलब जो पावरफुल चाहते हैं हम वो जबरदस्ती करने लगते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। हम इसलिए डेवलप नहीं कर रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन जो ऐसा पावरफुल हमको बनते देखना चाहते हैं उस बनने के लिए हम जो है वैसा करने लगते हैं। तो ये एक इसका नतीजा हुआ। अब आइए जो 50 से 60s कह लीजिए, 70s तक भी जा सकती है, अमेरिका ने जो ट्रूमैन की जो डॉक्ट्राइन थी डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट, उसको किस तरीके से एक थ्योरेटिकल इंटरप्राइज में बदलने की कोशिश की। मतलब इट वाज नॉट सिंपली कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट कोई पॉलिटिकल भाषण देता है कि दुनिया के कुछ देश अंडर डेवलप्ड हैं, वो वर्ड यूज करते हैं, और हम जो डेवलप्ड नेशन है उनका कर्तव्य है कि इनको अपने साथ लाएं, इनको हेल्प करें इक्वल बेसिस पे एंड ब्ला ब्ला। इस बेसिस पे और कैसे वो डेवलप करेंगे ये भी उन्होंने स्पेल आउट किया था अपनी स्पीच में, हैरी ट्रूमैन ने। इस बेसिस पे डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरीज का एक सीरीज चला। एक थिंकर्स के पूरे ग्रुप बने जिन्होंने स्टडी किया कि डेवलपमेंट कैसे हो सकता है इस अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में। दो टाइप की डेवलपमेंट उन्होंने विचार किया। वन इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिससे कि वहां की पॉलिटिकल सिस्टम मॉडर्नाइज हो सके, वैसे बन सके जो वेस्टर्न का है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का मायने कि वहां पे लिबरल डेमोक्रेसी हो, वहां उसी तरह से लिबरल डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन डेवलप करें जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में किए हुए हैं, लाइक कोर्ट, कचहरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, उनका नाता, रेगुलेटरी सिस्टम, ओवरसाइट सिस्टम एंड ऑल। एंड दूसरी थ्योरी उन्होंने ये दी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, कैसे यहां पे बहुत तेजी से जो है इन लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, कैपिटल इन्फ्यूज करके, मतलब कैपिटल को सेव करके वहां इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और उसके थ्रू बहुत फास्टर जो है जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, और इन दोनों से जुड़ी हुई थी कि ये दोनों होने से ये मॉडर्नाइज हो जाएंगे। मतलब यहां पे ये भी थॉट था कि ये मॉडर्न नहीं है। जो यूरोप जो इनलाइटनमेंट के मूवमेंट के बाद मॉडर्न बन गया, मॉडर्न मतलब कि मॉडर्न थॉट हो गए, रीजन रैशनलिटी बेस्ड, साइंस पे बेस्ड जो जीवन है वो शुरू हो गया, और नेचर को टेम करके, कंट्रोल करके, इंडस्ट्रियलाइज करके, अर्बनाइज करके, और ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है मटेरियल प्रोग्रेशन किया गया, और एक नई वे में थॉट के साथ में जीवन जीने लगे लोग वहां पे। इसको मॉडर्नाइज उन्होंने कहा। वो यहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग ट्रेडिशनल, यहाँ मतलब थर्ड वर्ल्ड के लोग ट्रेडिशनल रह गए हैं। अभी भी जन्म पे आधारित जो है भेदभाव है, जैसे कास्ट सिस्टम जैसी है, ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं हैं, रिलीजियन और डॉगमाज में पड़े रहते हैं, साइंस और रीजन पे आधारित जीवन नहीं जीते हैं, इंडिविजुअलिज्म नहीं, अभी भी कॉम कम्युनिटी इसके बीच में पड़े रहते हैं। एंड इस टाइप की सिस्टम जो, और उनका आउटलुक भी जो है वो मॉडर्न नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, वे ऑफ लाइफ भी जो है वो ट्रेडिशनल है। उसको कैसे जो है वेस्टर्नाइज कर दिया जाए या मॉडर्नाइज कर दिया जाए, ये जो पूरी एक इंटरप्राइज थी थ्योरेटिकल, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। So during 1950s to 70s, the Western world led by USA created the discourse of development and modernization. इन्होंने एक डिस्कोर्स पैदा किया और कहा कि ये हमारा थ्योरेटिकल इंटरप्राइज है। सो ट्रूमैन का जो स्पीच जिसकी बार बार मैं बात कर रहा हूं 20 जनवरी 1949, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कहा। उसमें से कुछ लाइन देखिए। वी मस्ट इम्बार्क ऑन ए बोल्ड, इम्बार्क मतलब वी मस्ट स्टार्ट ए जर्नी ऑन द पाथ, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances, ध्यान दीजिए, scientific advances and industrial progresses मतलब modernization available for the improvement and growth of underdeveloped areas. He defined us underdeveloped. The old imperialism, exploitation for foreign profit, जो colonialization था, has no place in our plans. What we envisage is a program of development based on the concept of democratic fair dealing. मतलब हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, फेयर डीलिंग में बिलीव करते हैं, हम इंपेरियलिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब एक भाई को जैसे हेल्प करता है वैसे हम हेल्प करेंगे, इन अंडर डेवलप्ड एरिया को अपने साथ लाएंगे। सो इसमें जो डेवलपमेंटलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया वो ये था कि डेवलपमेंट क्या है ये सेटल्ड है, जो मैंने अभी आपको बहुत बार बताया। उसको मॉडर्नाइजेशन भी कर लीजिए, डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन।
और वो वही है जो वेस्टर्न नेशन ने जिस पाथ से मेडिवल टाइम से तय किया है, ये पाथ तय है। जैसे हम लोग के संस्कृत में कहते हैं ना कि महाजनः येन गतः स पंथा, मतलब कि जिस रास्ते पे महान लोग चल के महान बने हैं वही रास्ता है। तो बस जिस रास्ते पे चल के वेस्टर्न नेशन महान बने, डेवलप हुए, मॉडर्नाइज हुए, उसी रास्ते पे चलना है। इसमें कोई आपको और कोई रास्ता नहीं ढूंढना है, सेम पाथ पे फॉलो कीजिए तो आप भी जो है महान बन जाएंगे, उनके जैसे डेवलप्ड हो जाएंगे थर्ड वर्ल्ड में। पहला तो ये पैराडाइम। दूसरा है कि डेवलपमेंट जो है वो फिक्स है। क्या डेवलपमेंट, इस पर कोई विचार मत कीजिए कि डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, जो अमर्त्य सेन कहते हैं डेवलपमेंट एज फ्रीडम होगा, कैपेबिलिटी होगा सेन के अनुसार, या गांधी जी के अनुसार डेवलपमेंट जो है मोरल रीजनरेशन है, मोरली डेवलप्ड इंडिविजुअल है या सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी है। ये सब मत सोचिए, मार्क्स के का डेवलपमेंट ये सब मत सोचिए। आप सोचिए बस कि डेवलपमेंट वो है जो हम कह रहे हैं, मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फ्री ट्रेड है, मार्केट को आगे लाइए, स्टेट को पीछे ले जाइए, फास्ट जीडीपी ग्रोथ होगा, पर कैपिटा जीडीपी ज़्यादा हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो, मटेरियल कंफर्ट हो, दैट्स ऑल। ये है डेवलपमेंट। आपके लोग जो हैं अच्छा जीवन जिए मटेरियल पोजीशन के साथ। एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल जी, मॉडर्न लाइफ स्टाइल मतलब इंडिविजुअलिज्म है, फ्रीडम है, राइट्स हैं, और साइंस एंड रीजन पे आधारित जो है वो सोच है। मॉडर्नाइजेशन भी इसी से जुड़ा हुआ जो है वो डॉक्ट्राइन था कि इसमें लिबरल डेमोक्रेसी आएगी। द पॉलिटिकल फील्ड में मॉडर्नाइजेशन देखिए, मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये सब पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है। मॉडर्न एजुकेशन होगी, मॉडर्न हेल्थ केयर साइंस पे बेस्ड, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, मॉडर्न पॉलिटिकल वैल्यूज होने चाहिए, लिबर्टी, राइट्स, इक्वलिटी, प्लूरलिज्म, सेकुलरिज्म। ये सब उसके मायने वही होंगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने तय किया है। इक्वलिटी का क्या मायने है, तो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा। जस्टिस का क्या मायने है, तो जस्टिस एज फेयरनेस जो रॉल्स ने कहा या जो वेस्टर्न थिंकर्स ने कहा। इस तरीके से जस्टिस के, लिबर्टी के, सबके मायने जो हैं, लिबर्टी मतलब कोई एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं है आपके एक्शन थॉट पे, जो इसे हबर्डली ने कहा, इस तरह से। तो सारे जो वैल्यूज हैं वो उसको उसी तरीके से सोचना जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड सोचते हैं। एंड रीजन रैशनलिटी पे आधारित सोच होनी, ना कि डॉगमा और रिलीजन पे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी एंड लाइक दैट। ये मॉडर्नाइजेशन है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट था वो ये था इन सारे थिंकर्स का। कुछ का हम लोग देखेंगे कि कैसे आप मॉडर्नाइज एंड डेवलप हो सकते हैं उसी तरीके से जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड हुए हैं। इन वेस्टर्न डिस्कोर्स डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। देखिए अब यहाँ पे ये है कि जो डेवलपमेंट का डिस्कोर्स बनाया गया, उसमें डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल एक तरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई कॉन्टेक्चुअल नहीं है कि अमेरिका में डेवलपमेंट का एक मायने और इंडिया में एक। हर जगह डेवलपमेंट का एक मायने है। ऑब्जेक्टिव है, कोई सब्जेक्टिव नहीं। तो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, जैसे कि कोई पत्थर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, उस तरीके से आप डेवलपमेंट के नेचर को जान सकते हैं। कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है इसमें। और ये साइंटिफिक है, ये कोई रिलीजन पे आधारित नहीं है, डॉगमास पे या कोई पास्ट ट्रेडिशंस पे आधारित नहीं है। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है, टेक्नोक्रेटिक है, इसमें कोई छिपा हुआ पॉलिटिक्स नहीं है। ये बस इंजीनियरिंग, साइंस इंजीनियरिंग है। प्रोग्रेसिव है, आपको आगे ले जाएगा, कोई पीछे नहीं ले जाएगा ये डेवलपमेंट। एंड पॉलिटिकली न्यूट्रल, इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पावर का डायमेंशन नहीं है, कोई हेजेमनी नहीं है, कोई इंपेरियलिज्म नहीं है। देखो सब कुछ वो है जो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ये सभी कुछ था। इट वॉज नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल, इट वॉज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पावर, पावर स्ट्रक्चर, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन डेवलप्ड है, किसके लिए डेवलपमेंट कराया जा रहा है, कौन कर रहा है, किसके रास्ते से कर रहा है। इट वॉज हेजेमनी, इट वॉज अ काइंड ऑफ इंपेरियलिज्म। इस सेक्शन में बस केवल मैं आपको ग्लिम्सेस दे रहा हूं तीन डेवलपमेंट थ्योरीज की। ऐसे कई जो है डेवलपमेंट थ्योरी डेवलप किए गए जो आपको कई एग्जाम में, खास करके पीजी एंट्रेंस टेस्ट में, इनको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए कुछ देखते हैं। लूसियन पाई एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस दौर के थे, जो डेवलपमेंटलिज्म या मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ये सबसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रणेता थे, प्रोपोनेंट थे, जो कि कल्चरल स्टडी करते थे। इनका खासियत ये था कि इन्होंने कल्चर से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जोड़ा था। तो इन्होंने थोड़ा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी लिया था कि चाइना को इन्होंने स्टडी किया,
एशियन, खासकर इंडिया जैसे कंट्री को भी, कि यहाँ का जो कल्चर है वो उनको पॉलिटिकली डेवलप होने में कितना हेल्प या कितना हिंडर करता है। लुसियन पाई ने ये कहा कि जब कोई सोसाइटी डेवलप करता है तो उसका कैसे क्या होता है ना, कुछ फीचर्स उसमें पैदा होते हैं जो उसको डेवलप बनाते हैं। जैसे वो इक्वलिटी की तरफ जाता है, मतलब कि जो भेदभाव होता है, ऊंच नीच होती है, जो हिरार्की होती है, वो इक्वलिटी की तरफ जाती है। रूल ऑफ लॉ हो जाता है, इक्वल वर्थ हो जाता है, सभी बराबर है ये हो जाता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो जाती है, जो अगेन इक्वलिटी पे बेस्ड है। इसके अलावा वहाँ की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी, लेजिस्लेचर, रेगुलेटरी हो, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो लोगों के प्रॉब्लम को बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं, उस पर पॉलिसी बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और अच्छा जीवन जीने में हेल्प करते हैं। मतलब कैपेसिटी इंप्रूव करती है। आप वर्ड को ध्यान दीजिए, इक्वालिटी, कैपेसिटी। और तीसरा क्या होता है जब वो डेवलप होने लगते हैं कोई सोसाइटी, कि अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन हो जाता है सोसाइटल रोल एंड फंक्शंस में। मतलब ये नहीं कि मान लीजिए गुजरात समाज है तो वही हॉस्पिटल चला रहा है, वही स्कूल चला रहा है, वही जो है आपके समाज में रेगुलेशन भी कर रहा है कि लोग कैसा करना चाहिए। इस तरह का जो फ्यूजन होता है कि एक ही स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन कर रहा है, वो अलग हो जाता है। वो मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन है वो एक ही फंक्शन करता है। इस तरह का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इससे क्या होती है, और कैपेसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो 3 वर्ड उन्होंने कहा, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। ये तीनों यदि सोसाइटी में होते, उसके मायने मैंने आपको बताया, तो वो इसको डेवलपमेंट आप कह सकते हैं। और एक तरह का सिंड्रोम पैदा होता है। ये तीनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के और आगे ले जाते हैं और सोसाइटी डेवलप कर जाती है। ही कॉल्ड इट डेवलपमेंट सिंड्रोम, जिसको जेम्स कॉलेमैन ने तो इस पे एक बुक भी लिख दिया कि इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट सिंड्रोम। इक्वालिटी क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कैपेसिटी क्या है एक्सप्लेन कर दिया, डिफरेंशिएशन क्या है एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यहाँ पे और मैंने एक एक लाइन दिया है, पढ़ लीजिए। दीज 3 एलिमेंट्स मे नॉट नेसेसरली गो टुगेदर। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि लुसियन पाई ने भी इसको थोड़ा टच किया। बाद के थिंकर्स ने, जैसे फ्रेडरिक्स ने, तो उसमें बहुत काम किया कि ये क्या पॉसिबल है कि सब एक साथ हो, क्योंकि सब एक दूसरे को थोड़ा काटते भी हैं। There may be tension between the demand for equality, requirement for capacity and process of greater differences. इन दोनों में, सब में जो है ना एक तरह का टसल चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, इंस्टीट्यूशन की जो कैपेसिटी है, मान लीजिए कि आपका लेजिस्लेचर है, वो कानून बनाने की उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कितना तेजी से जो है वो बैठ सकती है, कितने तेजी से प्रॉब्लम देख सकती है। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा इक्वलिटी हो जाए, लोग बहुत ज़्यादा अपने राइट्स के लिए अवेयर हो जाए, तो हर समय वो सड़क पे निकल आएंगे, मास मोबिलाइजेशन होने लगेगा, लड़ने लगेंगे कि कोर्ट कचहरी में जाने लगेंगे कि हमें सताया गया, हमें किया गया। और जो एक इंस्टीट्यूशन है कानून बनाने की, वो उसकी कैपेसिटी से वो बाहर निकल जाता है, वो जो मास जो इक्वलिटी की डिमांड करता है। इस तरह से ही तीनों में ऐसे टसल आप जो है सोच सकते हैं। फ्रेडरिक्स ने ये कहा कि जब इम्बैलेंस हो जाता है इक्वलिटी और कैपेसिटी में, तो उस तरह से, तो उसको डेवलपमेंटल ट्रैप कहते हैं। मतलब आपका डेवलपमेंट जो है वो हार्म होता है। The ideal balance between equality and capacity can only be achieved in well differentiated political system. मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा है, मतलब कि हर स्ट्रक्चर जो है एक एक काम ही कर रहा है। मतलब ये जो आइडिया आता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से आता है। मतलब कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है सोसाइटी में, एक पॉलिटिकल सिस्टम है उससे। तो यदि बहुत डिफरेंशिएटेड हो, जिसको कि रिक्स जो है डिफ्रैक्टेड सोसाइटी कहते हैं, तो वहां पे इक्वालिटी कैपेसिटी में थोड़ा बैलेंस बनाया जा सकता है। अदरवाइज जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी होती है, जहां पे कि ट्रांजिशन चल रहा है जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ, वहां पे बहुत ओवरलैप होता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। और ऐसे में इक्वालिटी और कैपेसिटी के बीच में बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसको उन्होंने डेवलपमेंटल ट्रैप का, कई और थिंकर्स ने इस पे अपने विचार दिए। तो ये लुसियन पाई का डेवलपमेंट सिंड्रोम था, इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन। अब आइए जो रोस्टोव, डब्ल्यू रोस्टोव, ये बिल्कुल इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक थिंकर थे। इन्होंने एक बुक लिखा, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो मार्क्स का था उसके अगेंस्ट में 1960 में। इसमें इन्होंने बहुत फेमस अपना 5 स्टेजेस एक इकोनॉमिक ग्रोथ का दिया कि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री हम लोग जैसे थे उस समय में, उनके नज़र में
वो 5 स्टेजेस में डेवलपमेंट करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले वो ट्रेडिशनल सोसाइटी होते हैं, आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हमने कई बार कहा, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो रिलीजन, डॉगमा, बर्थ आधारित, एस्क्रिप्टिव स्टेटस, ऊंच नीच इस पे जीते हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, एक ही स्ट्रक्चर 5 फंक्शन करता है, एक फंक्शन को 5 स्ट्रक्चर करते हैं। तो वैसे में इकोनॉमी उनका खेतीहर होता है, खेती पर आधारित होता है। मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में एंगेज रहते हैं, ऐसा तो था भी हम लोगों का। तब प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ होता है, जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों का दिस स्टेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इंडिया में 1950 से हुआ, फिर टेक ऑफ होता है। आप टेक ऑफ इंडिया का देखें रोस्टोव के नज़र में तो शायद 80s में हमारा टेक ऑफ थोड़ा हुआ। दिस स्टेज रिप्रेजेंट ए पीरियड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम 6% इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगे। ड्राइव टू मैच्योरिटी, इन दिस स्टेज द इकोनॉमी कंसोलिडेट इट्स इंडस्ट्रियल बेस एंड डाइवर्सिफाइज इनटू वेरियस सेक्टर्स। फिर सर्विस सेक्टर आगे बढ़ जाता है, इकोनॉमी जो है नॉलेज बेस्ड होने लगती है, मैच्योर करती है, और फिर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन होता है। हो सकता है इंडिया में अब वो शुरू भी हो गया हो। ये वो स्टेज है जहाँ पे कि एक मैच्योर्ड इकोनॉमी है, बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है, जैसे आप चाइना में भी देख सकते हैं, जापान में देख सकते हैं, विथ हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन। मतलब लोग जो है ना काफ़ी चीज़ें जो हैं खरीदते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कॉस्मेटिक देखेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट जैसे, हायर फूड, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल, मतलब कार की बिक्री देखिए इंडिया में कितनी ज़्यादा हो गई है, स्कूटर्स एंड मेनी अदर थिंग्स, मतलब कंज्यूम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी एंड लैपटॉप, दिस, ये काफ़ी हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन हो जाता है। मतलब लोग काफ़ी कंज्यूम करने लगते हैं क्योंकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम होता है। और जो इंडस्ट्री से जो है सर्विस बेस्ड सेक्टर जो डोमिनेट करने लगते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, इस टाइप की जो है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन होती है। और इसको उन्होंने बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शन भी दिए कि कैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी इन सब स्टेज को पार करेगी। W रोस्टोव। अब सैमुअल हंटिंगटन, जिन्होंने कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं जो आपको कई कई एग्जाम में और हर जगह आएंगे, जैसे क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थेसिस इन्होंने दिया, इन्होंने वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दिया, कैसे वर्ल्ड में जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन का हुआ है, डेमोक्रेसी कैसे प्रोग्रेस की है। वहाँ पे यहाँ पे इन्होंने जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डीके पे भी अपने काफ़ी थॉट्स दिए हैं। तो इसमें उनका जो थेसिस ये है कि पहला तो वो कहते हैं कि एरिस्टोटल की तरह कि डेवलपमेंट जो है कोई ऐसा नहीं है जो इनलाइटमेंट थिंकर बोलते हैं कि लगातार एक ही डायरेक्शन में होता चला जाएगा, ये साइक्लिकल होता है। मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, फिर पॉलिटिकल डीके भी होती है, फिर डेवलपमेंट डीके, ऐसा चलता है। फर्स्ट ये डिफरेंस करते हैं ये। दूसरा ये कहते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है ना वो दो जो फीचर है उसका एक तनाव है, खिंचाव है, डायलेक्टिक है। द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर्स। मतलब डेवलपमेंट को पहले तो डिफाइन करते हैं, डेवलपमेंट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर। अब आप ये लाइन आपको समझने में हो सकता है, फ्रेज समझने में दिक्कत हो। इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पढ़ाया है, इंस्टीट्यूशंस रूल एंड नॉर्म्स विच हैव बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई भी रूल नॉर्म्स जो है ऐसे डीप इंट्रेंच्ड हो जाते हैं, ऐसे ज़्यादा वो जहन में समाज के, इंडिविजुअल के, वो ऐसे बस जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि उस रूल नॉर्म को आप फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज रूल्स रेगुलेशन कहते हैं। और उसी रूल रेगुलेशन के जाल को हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। इंस्टीट्यूशन में बार बार कहता हूँ डियर स्टूडेंट की कोई दीवार या कॉलेज और बिल्डिंग जो देखते हैं वो नहीं है। कॉलेज को जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, कैसे वहाँ पेडागॉगी होती है, किस तरह से टीचर स्टूडेंट का रिलेशन होता है, स्टूडेंट, वो इंस्टीट्यूशन है। सो जब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसीजर भी ऐसे ही इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, उसके नॉर्म जो है वो जहन में बस जाए, तो ऐसे में एक सोसाइटी डेवलप कर जाता है। जैसे कि आप इंग्लैंड को देखिए, वहां कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर भी लोगों के जहन में बसा हुआ एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। जो वहां का किंग है या क्वीन जो है, मोनार्क, वो कैसे पार्लियामेंट से बिहेव करेगा, कैसे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैसे पार्लियामेंट को लीड करेगा या बिहेव करेगा, जो वहाँ के लीडर्स हैं उनका बिहेवियर क्या होगा, उनसे क्या आशा की जाती है, कैसे वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। मतलब उसमें कोई डेविएशन कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, तो वो पॉलिटिकली डेवलप माना जाएगा। जहाँ पे इंडिया जैसे अभी भी वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुआ, अभी भी रोज नए नए चीजें आपको देखने मिलेंगी। जब आप देखते हैं कि एक पार्टी टूट जाती है, दूसरे लोगों से मिल जाते हैं, आया राम गया राम हो जाता है, लोग जो है बहुत सारे आरोप लगाते हैं, बहुत करप्शन हो रहा है, बहुत मिसयूज हो रही है पावर का या अदर्स।
तो आपको लगता है कि बहुत उथल पथल है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हुए हैं अभी, जो है वो नॉर्म रूल बिहेवियर जो है वो अभी भी एक टर्बुलेंस में है। तो सेकंड, तो ये तो इन्होंने फिर से, अब समझिए, आपको समझ में आएगा, द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसीजर इज डेवलपमेंट एज पर हंटिंगटन। देन साइक्लिक नेचर तो मैंने बता दिया, बैलेंस बिटवीन मास मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब ये कहते हैं कि देखिए, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, मतलब कि आपका इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, कोर्ट, कचहरी, रेगुलेटिव, कैग एंड अदर, सीबीआई, ये सब जो है यदि इंस्टीट्यूशनलाइज हो गए हैं तो उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, बहुत वो लोगों के प्रॉब्लम को देख सकते हैं, तुरंत उस पर एक्ट कर सकते हैं, उनकी ऑटोनॉमी रहती है, उनकी कैपेसिटी रहती है, उनमें टेक्निकल इफिशियंसी आती है। लेकिन उनकी लगातार कसमकस जो है मास मोबिलाइजेशन चलती है, जो इक्वलिटी से ड्राइव होती है, जो एस्पिरेशन से ड्राइव होती है, जो कि लोग अपनी डिमांड करते हैं उससे, जैसे अभी किसान मूवमेंट हुआ, जैसे पहलवानों के मूवमेंट हुए, जैसे वर्कर्स के मूवमेंट हैं, सेनाओं के मूवमेंट आप देखते हैं जंतर मंतर पे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के होते हैं, ये मास मोबिलाइजेशन, लोग सड़क पे आ जाते हैं, अन्ना मूवमेंट हम लोगों ने देखा, लोग सड़क पे आ जाते हैं। अब ये दोनों में हमेशा कसमकस चलती है, यदि मास मोबिलाइजेशन ज्यादा हो जाए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के कंपैरिजन में तो पॉलिटिकल डीके होता है, वो गिरती है। आप ध्यान दीजिए कि जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तो जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था वो उसको सह नहीं पाया, तो पॉलिटिकल डीके हुआ। और जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ज्यादा हो जाता है और मास मोबिलाइजेशन उसको मैच नहीं कर पाती है, मतलब लोग लगभग सेटिस्फाई होते हैं, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, उनका ये कहना था। इसका मतलब ये है कि जब लोग, बहुत सिंपल सा ये कि जब लोग सड़क पे आपको ज्यादा दिखे, ज्यादा आंदोलन दिखे और सरकार उसको सॉल्व ना कर पा रही हो, तो आपको समझिए कि पॉलिटिकल डीके हो रहा है। जैसे एक अभी पहलवानों का आंदोलन थोड़ा उस डायरेक्शन में इंडिकेट भी करता है। Rapid increase in political mobilization and participation instead undermine political institutions and lead to political decay। यही जो मैं भी कह रहा था कि जब बहुत ज्यादा लोग सड़क पे बात बात पे निकलने लगे और सरकार उसको जो है, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस उसको समझ ना पाए कि इसको कैसे हैंडल करे, तो फिर उस समय पॉलिटिकल डीके जैसी सिचुएशन आती है, हटिंगटन के अनुसार, इनका अपना थेसिस है। सो मॉडर्न एंड डेवलप्ड सिविक पॉलिटिक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ बोथ मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। प्रिमिटिव सोसाइटी हैव लो लेवल ऑफ बोथ मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन। जो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है, जैसे हम लोग होंगे मेडिएवल काल में या आजादी के पहले, तो यहाँ मास मोबिलाइजेशन भी नहीं होती है, लोग सड़क पे भी नहीं आते हैं, और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी बहुत लो लेवल का होता है। कंटेन्ड पॉलिटी, जहां पे कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड होती है, जैसे चाइना जैसा है, या जहां गाइडेड डेमोक्रेसी होती है, बहुत ज्यादा लोगों को एक सिकंजे में रखा जाता है, वो काफी इंस्टीट्यूशनलाइज हो सकती है, चाइना एग्जांपल है, बट हैव लो लेवल ऑफ मास मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन। लोग जो है सब्जेक्ट टाइप का अपने अपने घर में रहते हैं, भाई जो होना है हो, लेकिन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन काफी हाई है। थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड पॉलिटीज जो है उसको हटिंगटन कहते हैं कि हाई लेवल ऑफ मास मोबिलाइजेशन पार्टिसिपेशन है, लेकिन लो लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसलिए यहां पॉलिटिकल डीके दिखता है। तो इनका प्रेस्क्रिप्शन क्या होगा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो होना चाहिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एंड प्रोसीजर्स का। यदि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाएगा तो आप जो है मास मोबिलाइजेशन को कंटेन करने लगोगे, सेटिस्फाई करने लगोगे, लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तो आपका इसका मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब आइए हम लोग एक दो स्लाइड में जो है ना अंडर डेवलपमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग डेवलपमेंट देख रहे थे, अब जो है डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एक थेसिस एंटी थेसिस है, आइडिया एंटी आइडिया। जो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है वो अंडर डेवलपमेंट है, मतलब नो डेवलपमेंट है। तो अंडर डेवलपमेंट क्या है कि लो लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ हो, लो लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, इक्वलिटी डिफरेंशिएशन और कैपेसिटी जो है वो लो लेवल का है, मतलब समाज जो है इक्वलिटी पे बेस्ड नहीं है, ऊंच नीच भेदभाव है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशन उनकी कैपेसिटी बहुत लो है, उसमें डिफरेंशिएशंस नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, वहाँ जो पर कैपिटा जीएनपी बहुत लो है, लाइक दिस जो भी मतलब कि डेवलपमेंट जो डिफाइन किया गया है, तो उसकी कमी है तो अंडर डेवलपमेंट है। इसका लेकिन जो गूढ़ मायने ये है कि यदि कोई भी एंटिटी जो है अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाता है, कोई फूल जो है गुलाब का, वो कली तो आपको दिखती है, 2 दिन बाद आप देखते हो थोड़ी सी वो जो है फ्लरिश की प्रस्फुटित हुई, मतलब ऐसे खिला, और उसके बाद ऐसे झड़ के मुरझा गया, गिर पड़ा,
तो आपको लगेगा कि वो अंडर डेवलप है, वो अपनी जो फुल कैपेसिटी थी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, रियलाइज नहीं कर पाए, वो फ्लरिश नहीं कर पाए। सो इट इज लो और नो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंडोमेंट्स। मतलब आपको जो है खनिज है, आपको पानी है, आपको सब कुछ है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप अफ्रीका जैसे हो जहां पे कि इतने रिसोर्स इंडोमेंट होने के बाद भी आपका यूटिलाइजेशन लो है, तो आपका डेवलपमेंट लो होगा, आपकी लो कैपेबिलिटी होगी और आप मार्जिनलाइज रहोगे। यदि हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें, डियर स्टूडेंट, ये पूरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव है। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है इकोनॉमी से इंटरेक्ट करता है, जो इकोनॉमी होती है वो पॉलिटिक्स से कैसे अफेक्टेड होती है। इनफैक्ट जो इकोनॉमी की जब स्टडी शुरू हुई थी एडम स्मिथ एंड ऑल, तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी ही उसको कहा जाता था, क्योंकि उस समय से अभी तक भी यही मतलब सही है कि ऑल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। सारा, यदि आप इकोनॉमिक मैटर पे आप डिसीजन नहीं ले पाते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाते हो, पॉलिटिक्स जीरो है। तो उसको पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। बाद में इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिक्स वर्ड को उन्होंने छोड़ दिया और इकोनॉमिक्स सेपरेट उन्होंने अपने, मतलब बहुत सालों तक जो है इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी ही कहते थे। वेरी ऑब्वियस है कि कैसे पॉलिटिक्स जो है इफेक्ट इकोनॉमी। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव देखें तो अंडर डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ कंट्री और रीजन दैट एग्जिबिट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इनएडिक्वेट सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. It is often characterized by a lack of access to basic services such as shelter, education, healthcare, clean water, sanitation. ये सब बेसिक नीड भी यदि आप लोगों के पूरा नहीं कर पाते हो तो आप अंडर डेवलप्ड हो। और क्या फैक्टर होते हैं जो अंडर डेवलपमेंट को की तरफ ले जाते हैं? एक तो जो कोलोनियलिज्म हुआ है, वही कोलोनियल लिगेसी, उन्होंने जो एक स्कैर छोड़ा है, जो हमारे में बुराइयां भर के चले गए हैं, जैसे कि फूट करो, राज करो, भेद करो, पुलिस का जो है मिसयूज करो, आर्मी पुलिस पर बेसिस के पर जो है सत्ता स्थापित करो, पावर का ब्रूट मैनिफेस्टेशन हो, ये सब उन्होंने दिखाया है। एक्सप्लॉइट करो, करप्शन, निपोटिज्म, सब हम लोग को सब सिखा करके गए। ऐसा नहीं कि सब हम लोग जितने कॉलोनी है सब दूध के धुले थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को दिखाया कि इसका कैसे जो है मिसयूज होता है पावर का, और कैसे जो है एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। यदि वही चीज आगे भी चलता रहे तो वो कॉलोनियल लिगेसी है, उससे अंडर डेवलपमेंट होती है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी जो अंडर डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, जो अभी आपने देखा, कैपेसिटी और डिफरेंशिएशन जब हार्म होता है, जब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तुलना में मास मोबिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, हंटिंगटन को याद कीजिए। करप्शन जो है वो अंडर डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। वीक गवर्नेंस यदि हो, गवर्नेंस मतलब कैसे आप डिसीजन लेते हैं लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने और किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उसको गवर्नेंस कहते हैं। यदि आप ये कर ही नहीं पाते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रीजनल इम्बैलेंस हो, लोगों में जो है डिफ्रेंसिएशन हो, मतलब इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा हो, तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन डेवलपमेंट यदि आप नहीं कर पाते हैं, जो कि अभी का बज वर्ड है, जहां रेफरेंट पॉइंट ह्यूमन है, जब उसकी आप हेल्थ केयर, एजुकेशन और उसको एक्सेस, डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर पाते, टेक्नोलॉजिकली आप बैकवर्ड रह जाते हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, मतलब आपके यहाँ जो है वो वुमेन और मैन को इक्वलिटी नहीं है, कास्ट सिस्टम है, इस तरह के जो फेडरल जो मेंटेलिटी है ऊंच नीच की वो है, इस तरह ये सब स्ट्रक्चरल फैक्टर है जो आपके समाज में जो पैटर्न सोशल रिलेशन और बिहेवियरल पैटर्न जो बन गए हैं वो भी आपको जो है हार्म करते हैं। डोमेस्टिक और ग्लोबल भी। ग्लोबल स्ट्रक्चर क्या है? ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर, कौन पावरफुल है, कौन पावरलेस है, कौन जो है वो डिसाइड करते हैं ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस, और कौन जो है वो जस्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं। ग्लोबल ट्रेड के क्या नॉर्म हैं, ग्लोबल इकोनॉमी किस डायरेक्शन कैसे जो है वो गाइडेड होती है, ये सब जिसके पास में ताकत रहती है वो डेवलप होते हैं, और जो अंडर डेवलप हैं वो जस्ट ग्लोबल गवर्नेंस में, ग्लोबल स्ट्रक्चर में एक मूक दर्शक या मार्जिनलाइज होते हैं। ये सारे फैक्टर अंडर डेवलपमेंट की तरफ आपको ले जाते हैं। ट्रूमैन को अगेन जो है अंडर डेवलपमेंट का भी इन्वेंटर माना जाता है, करेंट पार्लेंस में कहें तो। उन्होंने जो भाषण दिया था 1949 20 जनवरी को, उसमें उन्होंने कहा, फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड इन हिज इनॉग्रल स्पीच द सॉदर्न हेमिस्फीयर एज अंडर डेवलप्ड एरिया। हम लोगों को उन्होंने अंडर डेवलप कहा, जो आज तक जो है वो चिपका हुआ है अंडर डेवलप्ड। यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग थेसिस जो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट आंदर गुंदर फ्रैंक का मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो बाद में हम डिपेंडेंसी थ्योरी में थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आंडर गुंडर फ्रैंक जो हैं वो थे तो
मुझे लगता है जर्मन थे, लेकिन इन्होंने काफ़ी काम जो है लैटिन अमेरिका के इकोनॉमी पे किया है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। तो आंड्रे गुंडर फ्रैंक एक बहुत ही फेमस थिंकर थे डिपेंडेंसी स्कूल के। अब डिपेंडेंसी स्कूल क्या होता है आगे जस्ट अभी थोड़ा देर में बताएंगे। मार्क्सिस्ट जैसे थे, मार्क्सिस्ट या नियो मार्क्सिस्ट आप कह सकते हैं। उनका ये कहना था कि ये जो ग्लोबल जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है दुनिया में, जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है कि एक तो मेट्रोपॉलिटन कोर है, ये मतलब कि डेवलप्ड कंट्री हैं, यूएसए वेस्टर्न यूरोप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और पूरे बाकी जो है सेटेलाइट जैसे हैं कंट्री, जिसमें कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अधिकतर कंट्री आते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन कोर एंड सेटेलाइट, सेटेलाइट जो हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। इनका कहना था कि सैटेलाइट जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर के पूरे डोमिनेंट पावर है, मतलब उनके पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, उनके इंस्टीट्यूशन में कैपेसिटी है, और वो एक तरह से समझिए कि सिरमौर हैं, वो डेवलप हैं और उनके पास ताकत है सैटेलाइट को हेल्प करने की भी, और सैटेलाइट की जो रिसोर्सेज है, लेबर है, उसको यूज करने की भी। अब कोर करता क्या है कि सैटेलाइट में, जैसे मान लीजिए इंडिया को लीजिए फॉर एग्जांपल देते हैं, वहां पे गुड़गांव या बैंगलोर ले लीजिए, बैंगलोर के एक रीजन को कोर चुनता है और अपना पूरा जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है वहां कर देता है, कॉल सेंटर खोलता है, वहां मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाता है मोबाइल फोन का, वहां आपको बहुत फॉरेनर दिखने लगते हैं और उस एरिया को बहुत डेवलप बना देता है। आपको लगता है कि बैंगलोर तो सिलिकॉन वैली बन गया, या इसी तरह ब्राजील का साओ पाउलो जो है या रियो डी जेनेरो जो है वो तो बिल्कुल एकदम चमक गया। लेकिन गुंदर फ्रैंक का कहना है कि ये जो 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 आइलैंड ऑफ डेवलप्ड एरिया आपको सैटेलाइट में दिखते हैं, सैटेलाइट कंट्री में, वहां का डेवलपमेंट, जो बैंगलोर का डेवलपमेंट है, वो इंडिया के उन्मुखी नहीं होके, मतलब इंडिया डायरेक्टेड नहीं होके, वो अमेरिका डायरेक्टेड है। वो अमेरिका की खुशहाली के लिए वो डेवलपमेंट है, अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए डेवलपमेंट है, और वो अमेरिकन के द्वारा अमेरिका के हित में किया गया डेवलपमेंट है, और वो एक्सोजेनिक है, मतलब बाहर से थोपा हुआ एक डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट जो है इंडिया को फायदा ना पहुंचा के, ज्यादा फायदा मतलब डेल्टा फायदा देखेंगे तो कोर को पहुंचाता है। तो ऐसे में ये जो बैंगलोर है वो इंटीग्रेट हो जाता है ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन सैटेलाइट के तौर पे इंटीग्रेट होता है। ये पूरा कंट्री भी इंटीग्रेट हो सकता है सैटेलाइट के तौर पे। इस टाइप का जो कोर सैटेलाइट जो इंटीग्रेशन होता है, इसमें जो सैटेलाइट है उसका रोल क्या है? फ्रैंक बोलते हैं उसका रोल है बहुत सिंपल, कि वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी, जो खनिज, जो रॉ मटेरियल है, वुड है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हैं, और चीप लेबर, ये जो है एकदम औने पौने दाम पे ये कोर को सप्लाई करता है। और कोर उसको अपने टेक्नोलॉजी कैपेसिटी से जो है उसको बदल करके जो है वो बहुत हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग गुड एंड सर्विस में बदल के फिर इसी सैटेलाइट को बहुत ह्यूज प्राइस पे बेच देता है। जैसे 100 रुपये का रॉ मटेरियल और लेबर लिया तो 1000 रुपये का जो है प्रोडक्ट, जो है वो टैंक या जो मशीन, वो इसको उसी को बेच देता है। इससे क्या होगा, लगातार जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ सैटेलाइट से कोर की तरफ होगा, क्योंकि आपको पैसा तो मिल रहा है 100, आपको देना पड़ रहा है 1000, तो आप ऑलवेज गरीब से गरीब होते जाएंगे, कोर अमीर से अमीर होता जाएगा। तो इनका कहना है कि ऐसे में जो सैटेलाइट में डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको देखने में डेवलपमेंट लगेगा, वो एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब आपको शक किया जा रहा है ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में एज ए रॉ मटेरियल, चीप लेबर सप्लायर, और आपके वेल्थ को लगातार ड्रेन किया जा रहा है। इस तरह का जो अनइक्वल एक्सचेंज होता है ट्रेड में और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है कोर में, ये डिपेंडेंसी थ्योरी के बहुत बड़ी थेसिस है। इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। वैसे ये एक व्यू है, आप मत समझिए कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है। अब जो मैं कह रहा था कि डिपेंडेंसी थ्योरी को थोड़ा सा देखते हैं। वैसे इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो दूसरा बनाएंगे जिसमें हम डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपको हम जस्ट इसका एक प्राइमर दे रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अभी तो आपने बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में समझ ही लिया होगा पिछले स्लाइड में, जब आंडर गुंटर फ्रैंक को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी 1960-70s में आती है सामने। लैटिन अमेरिका में बेस्ड जो थिंकर होते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना में, वो चैलेंज करते हैं ये जो डेवलपमेंटलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन डिस्कोर्स जो वेस्ट की होती है,
जो रोस्टोव, हटिंगटन एंड लुसियन पाई, इन सब को चैलेंज करते हैं मार्क्सिस्ट आधार पे। ये सब अधिकतर नियो मार्क्सिस्ट थे। यहाँ पे कुछ जो थिंकर, उनका नाम आप बार बार सुनेंगे, इसको शुरू किया था रॉल प्रेबिस ने, जो ब्राजील अर्जेंटीना के थे, देख लीजिएगा, आगे मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया। आंडर गुंडर फ्रैंक का आपने देखा, उन्होंने भी लैटिन अमेरिका में काफी काम किया। दॉस सैंटोस हैं, फर्नांडो हेनरी कार्डोसो है, जो बाद में ब्राजील के प्रेसिडेंट भी बने थे। डिपेंडेंसी थ्योरी कंटेंट, मतलब वो अपना विचार रखते हैं, मतलब एजर्ट करते हैं, कंटेंट दैट अंडर डेवलपमेंट इज नॉट सोली रिजल्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स और प्री कैपिटलिस्ट कंडीशन इन द थर्ड वर्ल्ड, बट इज ए प्राइमरली कंसिक्वेंस ऑफ देयर हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद फर्स्ट वर्ल्ड। देखिए ये लाइन क्या कहता है, ये कहता है कि डिपेंडेंसी थ्योरी कहता है कि ये बिल्कुल गलत है जो हैरी ट्रूमैन ने कहा, या अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड समझा रहा है कि हम इसलिए अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि हमने डेमोक्रेसी नहीं अपनाया, हमने कैपिटलिज्म नहीं अपनाया, हमारे यहाँ इंटरनल जो है वो कैपेसिटी नहीं है, डिफ्रेंसिएशन नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। ये सब बिल्कुल बकवास है, ये नहीं है। हम किस तरीके से हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड के साथ, जो कि कोलोनाइजर एंड कॉलोनी के रूप में हुआ है, और इवन डीकोलोनाइजेशन के बाद भी हम नियो कोलोनाइजेशन एंड नियो इंपेरियलिज्म हम झेल रहे हैं। कैसे ग्लोबल कैपिटलिस्ट ऑर्डर में हमें सैटेलाइट या पेरिफेरी के तौर पे अटैच किया गया है, जहां हमें जो है रॉ मटेरियल, चीप लेबर और खनिज सप्लाई करने, कमोडिटी सप्लायर बना दिया गया, चीप लेबर सप्लायर बना दिया गया, और कैसे जो है हमको हमारे ही रॉ मटेरियल एंड लेबर को यूज करके हाईली जो इंडस्ट्रियलाइज गुड एंड सर्विसेज ह्यूज कीमत पे हमसे बेच के हमसे लगातार जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ किया जा रहा है। उसके चलते हम गरीब हैं। किस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस में हमें कोई जगह नहीं दी जाती, कैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, कैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हमारे आर्म को ट्विस्ट करके अपने इंटरेस्ट में इकोनॉमिक पॉलिसी हमसे इंप्लीमेंट करवाता है, और कैसे ग्लोबल ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन हो, चाहे इवन यूनाइटेड नेशन और उसकी एजेंसी हो, कैसे वो सब नॉर्थ के फेवर में या वेस्टर्न वर्ल्ड के फेवर में काम करते नजर आते हैं। ये जो रिलेशन हमारा, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशन है फर्स्ट वर्ल्ड से, वो हमारे अंडर डेवलपमेंट का मेन कारण है। आप समझिए, मतलब मेन कारण हमारे अंडर डेवलपमेंट का इंटरनल ना हो करके हमारा आपसे जो संबंध है, जो अनइक्वल है, जो डोमिनेंट डोमिनेटेड या एक्सप्लॉयटर एक्सप्लॉयटेड का है, जो कोर पेरिफेरी का है, जो मेट्रोपॉलिटन सैटेलाइट का है, वो रिलेशन हमें अंडर डेवलप रखता है। डिपेंडेंसी थ्योरी का ये कहना था। इन दिस व्यू, आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट एंड पॉलिटिक्स, ये जो है डेवलपमेंट के डिस्कोर्स को परमिएट करते हैं। ये डेवलपमेंट जो है कोई टेक्नोक्रेटिक वर्ल्ड नहीं है, ये एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, लिबरल आइडियोलॉजी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो है वो डिस्कोर्स है। इसमें इंटरेस्ट, ये वैल्यू फ्री या इंटरेस्ट फ्री नहीं है, ये न्यूट्रल नहीं है। ये जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, उनके इंटरेस्ट में डेवलपमेंट डिस्कोर्स काम करता है। ये पूरा पूरा पॉलिटिक्स है, ये कहीं भी जो है टेक्नोक्रेटिक नहीं है। ये तो हमने अभी आपको समझाया कि कोर वर्सेस पेरिफेरी। इनफैक्ट जब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में आपको बताऊंगा, जो वॉलस्टीन ने, इमैनुअल वॉलस्टीन ने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि एक जो है मेट्रोपॉलिटन कोर है, जो गुंडर फ्रैंक ने भी कहा, और उसके अलावा बाकी जो हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, उसको आप पेरीफेरी कह सकते हैं। बीच में उन्होंने सेमी पेरीफेरी कहा था सेकेंड वर्ल्ड को, जो एक समय में जो है वो कोर थे, लेकिन वो ढह करके पेरीफेरी, सेमी पेरीफेरी, लगे रसिया कह लीजिए या ईस्टर्न वर्ल्ड कह लीजिए। तो ये जो कोर पेरीफेरी स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा रिलेशन है कि कोर जो है वो टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस का, जो हटिंगटन के नज़र में पॉलिटिकली डेवलप हो गए हैं। साइंटिफिक यहाँ इन्होंने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हाई है, और यहाँ कैपिटल भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया, इनके पास पैसे ह्यूज हैं। अब ये करते क्या हैं, जो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो पेरीफेरी है उससे ये सस्ता जो है रॉ मटेरियल, कच्चा माल, खनिज और चीप लेबर जो है वो औने पौने दाम पे लेते हैं, इसको जो है फिनिश प्रोडक्ट में बदलते हैं, और 10, 15, 20 सैकड़ों गुना टाइम कॉस्ट पे जो है इसको, वैल्यू पे इसको फिर इन्हीं को बेच देते हैं। यही तो इसको मार्केट की तरह यूज करते हैं, और इससे ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। यदि आपको ये सुनने में लग रहा होगा कि अरे ये तो बिल्कुल हमको वैसे ही बना डाला है जैसे पहले हम कॉलोनी थे इंग्लैंड के, तो ये इसी के लिए इस फीचर को ये कहते हैं एक तरह का नियो कॉलोनियलिज्म ही है। केवल हम पे वो शासन डायरेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक तरह का शासन ही है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक,
WTO के थ्रू हम पे शासन ही करते हैं। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सैंक्शन लगा करके अमेरिका कई बार तो डायरेक्ट शासन करता है, जैसे कि इराक पे चढ़ाई करके, वियतनाम पे चढ़ाई करके, अफगानिस्तान पे डायरेक्ट भी शासन करता है, इनडायरेक्ट तो डे टू डे जो है हम शासन झेलते हैं। So-called development in the periphery is dependent and is larger interest of the dominant core. तो यहाँ जो भी डेवलपमेंट दिखता है, डेवलपमेंट होता तो जरूर है, एब्सोल्यूट टर्म में डेवलपमेंट दिखता है, यहाँ के लोगों की भी इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, लोगों में कार, गाड़ी, मकान, कंज्यूमर ड्यूरेबल ये दिखने लगते हैं इकोनॉमी में। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो रिलेटिव टर्म में जो है ऐसा होता है कि हम और पुअर रिलेटिव टर्म में कोर से होते चले जाते हैं, और ये जो डेवलपमेंट है वो इंडोजेनिक भी नहीं है, स्वतः जनित नहीं है, ये एक्सोजेनिक है, ये आउटवर्ड ओरिएंटेड है, और दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कोर, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस सैटेलाइट या पेरिफेरी। सो इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रेमिसेज हैं वो अनइक्वल एक्सचेंज का, जिसको मैंने अभी बहुत डिटेल में बताया, ये समीर अमीन ने दिया था, जिन्होंने यूरोसेंट्रिज्म नाम का वर्ड भी कॉइन किया था। इससे जो है अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ कोर में होता जाता है, और रिलेटिव टर्म में जो है वो पेरीफेरी पुअर से पुअर होता जाता है। ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्ट्स एज ए कंस्ट्रेंट फॉर द पेरीफेरी, जैसे मैंने बताया WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब जो ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटिक्स में UN उसके ऑर्गेनाइजेशन हो, या IAEA हो एटॉमिक एनर्जी के लिए, सब जो है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ कोर काम करते हैं, और पेरीफेरी एक तरह से उसके शासन में दिखते हैं। ये जो है एग्जाम्पल है नियो इंपेरियलिज्म एंड नियो कॉलोनियलिज्म का, ये भी मैंने आपको बताया। इसको और हम लोग जो है एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आइए जो प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर थे, जिनके नाम ले लेके हम लोगों ने इस वीडियो में कई बार मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने इसमें हैरी ट्रूमैन जो है वो 33rd प्रेसिडेंट थे यूएसए के 1945 से 1953 में। ये और भी एक चीज के लिए जाने जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन है, क्योंकि जस्ट उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी, अमेरिका जो है वो सुपर पावर बन चुका था, लेकिन उसको कम्युनिस्ट वर्ल्ड से डर लगता था, तो एक कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो जॉर्ज एफ कीनन, जो उस समय एक डिप्लोमेट थे, उनकी सलाह पे ट्रूमैन ने एक लॉन्च किया। और ये जो डेवलपमेंटलिज्म और मॉडर्नाइजेशन का पूरा जो डिस्कोर्स है, कई लोग कहते हैं कि ये कंटेनमेंट पॉलिसी का एक पार्ट था। कंटेनमेंट पॉलिसी ये थी कि किसी भी तरीके से थर्ड वर्ल्ड में कम्युनिस्ट जो प्रचार प्रसार है उसको रोकना है। ऐसा नहीं कि सब वो जो पूरी दुनिया है वो कम्युनिस्ट बन जाए, तो फिर हम अमेरिका को बहुत ही नुकसान होगा, जैसे कि उसके अहाते में ही पड़ोस में क्यूबा बन गया था कम्युनिस्ट नेशन। तो उसके चलते ये हुआ कि भाई इनको मॉडर्न बनाओ, इनको डेवलप बनाओ, एक डेवलपमेंटल डिस्कोर्स भी चलाओ। उनका जो फेमस स्पीच था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, 20 जनवरी 1949, उसने डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट के डिस्कोर्स को जन्म दिया, एंड सेट द टोन फॉर द डेवलपमेंट डिस्कोर्स एंड डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, हैरी ट्रूमैन। रॉल प्रेबिस, जिसका नाम बार बार लेते हैं, इनको आप डिपेंडेंसी थ्योरी के फादर भी कह सकते हैं। ये एक अर्जेंटीनियन इकोनॉमिस्ट थे, नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फाउंडिंग द डिपेंडेंसी थ्योरी। हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क वाज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड इट्स प्रिंसिपल प्रॉब्लम, 1950 में। आंदर गुंदर फ्रैंक आपने देखा, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की जो इन्होंने इंटरेस्टिंग फ्रेज कॉइन किया, एक जर्मन अमेरिकन मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, who studied Latin American economy and contributed significantly to the dependency theory। डिपेंडेंसी थ्योरी के भी बहुत बड़े जनक थे। इसके अलावा इमैनुअल वॉलस्टीन को मैं यहाँ नहीं जगह दे पा रहा हूँ कि जगह कमी के चलते, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया था, आगे उनकी थेसिस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। ओह सॉरी, इमैनुअल वॉलस्टीन को मैं जगह दे पाया हूँ, सॉरी। So he was an American sociologist and economic historian। इमैनुअल वॉलस्टीन थे तो अमेरिकन सोशलिस्ट, अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन, लेकिन उन्होंने काम जो है वो मार्क्सिस्ट थॉट के बेसिस पे किया। एंड इनका जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है उसी को अभी मैं बार बार आपको बता रहा था कि कोर है, पेरीफेरी है, और इसी को थोड़ा चेंज करके आंडर गुंडर फ्रैंक में मेट्रोपॉलिटन एंड सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट दिया, अनइक्वल वेल्थ, अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ, और कैसे जो है पेरीफेरी एक्सप्लॉइटेड होता है इकोनॉमिकली। ये सारी चीज़ों को जो है बेसिकली इन्होंने क्या कहा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में, कि यदि हम एक कंट्री को केवल स्टडी करेंगे तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि अंडर डेवलप क्यों है, क्योंकि ये एक कंट्री का इंटरनल मामला है ही नहीं। जब हम एक पूरे सिस्टम को देखते हैं, पूरे दुनिया के पैटर्न पे, एक इकोनॉमिक सिस्टम दिखता है हमें, वो पॉलिटिकल भी है, जिसको वर्ल्ड सिस्टम इन्होंने बोला, जिसमें कि एक डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कोर है, और फिर एकदम बहुत ही डोमिनेटेड, एक्सप्लॉइटेड, मार्जिनलाइज्ड पुअर जो है पेरीफेरीज हैं। पेरीफेरीज जो हैं वो रॉ मटेरियल
और चीप लेबर ये सप्लाई करते हैं कोर को, कोर उसको अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के बेसिस पर उस रॉ मटेरियल चीप लेबर को लेकर के हाईली इंडस्ट्रियलाइज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाता है और फिर उसको कई कई गुना कीमत पे उसी पेरीफेरी को बेच देता है और पेरीफेरी से जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ लगातार होती है। इससे कोर लगातार जो है कैपिटल एक्यूमुलेट करता रहता है, बाद में इतना उसके पास कैपिटल हो जाता है कि वो कैपिटल एक्सपोर्ट करने लगता है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कैपिटलिज्म या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उस तरीके से और भी वो ज़्यादा जो है पेरीफेरी पे अपना सिकंजा कसता है और पेरीफेरी लगातार रिलेटिवली जो है वो एक्सप्लॉइटेड और गरीब होता चला जाता है और ये अंडर डेवलपमेंट इंडेमिक रह जाती है, कभी वो डेवलप नहीं करेगा रिलेटिवली। वैसे उनके लोगों को लगेगा कि हम पहले से अच्छे हो गए हैं, लेकिन वर्ल्ड के लेवल पे भी हम देखें तो हमेशा वो पुअर और पुअर से पुअर होते चले जाएंगे। मतलब उनके पेरीफेरी का वेल्थ या जीडीपी की साइज और जो डेवलप कंट्री में गैप हमेशा बना रहेगा। ये इमैनुअल वॉर्नस्टीन ने कहा कि आपको वर्ल्ड सिस्टम के तौर पे देखना पड़ेगा और जो ये डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट का जो पूरा जो रिवील करता है वो वर्ल्ड सिस्टम करता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो, जहां डोमिनेटेड और डोमिनेंट का एक रिलेशन बनता है और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये, जहां पे कि एक डोमिनेंट जो है वो कैपिटलिस्ट पावर है और जो डोमिनेटेड है या एक्सप्लॉइटेड है वो प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो कि पॉलिटिकली भी अंडर डेवलप है, इकोनॉमिकली भी अंडर डेवलपमेंट है और वो एक तरह के सिकंजे में कसे हुए हैं कैपिटलिस्ट पावर के। इमैनुअल वॉर्नस्टीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। ये वीडियो लंबा है लेकिन ये पर्पसफुली लंबा है क्योंकि ये बहुत ही फ्री व्हीलिंग डिस्कशन करता है बहुत सारे टॉपिक को, डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को। इनफैक्ट मैं यदि दूसरा वीडियो ना भी बनाऊं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में इसको समझने में मदद मिलेगी। पूरी की पूरी एक यूनिट को ये डिस्कस करता है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें और यहाँ से आप जो है एग्जिस्टिंग मेरे स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम के लिए गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत जल्द।